नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। ठीक है, आज का डेटा थोड़ा आउटडेटेड वाला है, मतलब कल या परसों का न्यूज़ है। ठीक है, क्योंकि आज का डेटा अभी तक आया नहीं न्यूज़पेपर, तो आज का जो है वो मैं कल आपको दोनों कंपाइल करके दोनों का एक साथ एनालिसिस दे दूंगा। ओके, तो आज देखते हैं कि जैसे आज का मिक्स भी है, कुछ कुछ आर्टिकल्स पहले आ चुके थे। ओके, इंडिया क्लीन एनर्जी, देखिए पहला, इंडिया क्लीन एनर्जी राइस नीड्स क्लाइमेट फाइनेंस एक्सपेंशन। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इंडिया का पेरिस क्लाइमेट डील में क्या है, 2030 तक हमें कितना अचीव करना है, 2070 तक हमें नेट जीरो एमिशन बनना है। ठीक है, वो देखेंगे। मैरिटाइम सिग्नलिंग आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। रशिया टेंशन पोलैंड जॉइंट्स नाटो, ये वाला बात करेंगे कि पोलैंड क्या चाहता है, रशिया और जो यूक्रेन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में। पोलैंड यहाँ पे क्या चाहता है कि उसको क्या मिले, नाटो से उसको क्या मिले। नाटो का जो फ्यूल वाला है, फ्यूल नेटवर्क, नाटो फ्यूल नेटवर्क, ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, आरबीआई लीव्स रेपो रेट अनचेंज एट 5.5%। रेपो रेट का क्या महत्व होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, फ्लाइंग रिवर्स के बारे में बात करेंगे। फ्लाइंग रिवर्स, अमेज़न फ्लाइंग रिवर्स वीकेंड ट्री लॉस, अमेज़न में फ्लाइंग रिवर्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, आज थोड़ा आरएसएस के बारे में बात करेंगे। ओके, आरएसएस, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, यूएस गवर्नमेंट बंद होना। ठीक है, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, वहां पे जो नॉन एसेंशियल जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था, जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस को छोड़ के, ठीक है, डिफेंस को छोड़ के और बाकी ऐसे कुछ जो कि एसेंशियल है उनको छोड़ के जो नॉन एसेंशियल डे टू डे वर्क ऑफ यूएस गवर्नमेंट था, वो शटडाउन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, यूएस में कांग्रेस के बारे में बात करेंगे कि यूएस में कांग्रेस क्या है। ओके, उसके बारे में बात करेंगे। ब्रिटेन डिजिटल आईडी कार्ड, ब्रिटेन ने नया डिजिटल आईडी कार्ड लॉन्च किया ताकि जो इलीगल इमिग्रेशन है, जैसे मोस्टली जो अफ्रीका से जो कंट्री है, जैसे तुनिशिया हो गया, लीबिया हो गया, इन सब कंट्रीज से यूके जाते हैं, अप्लाई करते हैं, मतलब माइग्रेट करते हैं इलीगल, बोलते हैं डंकी रूट से, और इलीगल इमिग्रेशन, वहां का पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। मोस्टली इस्लामिक पीपल रहते हैं, मोस्टली जो रहते हैं वो अफ्रीकन रहते हैं। ठीक है, ये बात करेंगे। अमेरिका अनलाइकली टू चेंज टैरिफ स्टैंड बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फिलीपींस में अर्थक्वेक आया था वेनेसडे को फिलीपींस में अर्थक्वेक आया था, तो थोड़ा फिलीपींस का मैप देखेंगे। ओके, और अर्थक्वेक का सिस्टम थोड़ा समझेंगे। ओके, आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ऊपर बात करेंगे कि ये क्यों फॉर्म हुआ, कब फॉर्म हुआ, इसका काम क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, लेंड्स इन रुपए टू रेसिडेंटल इंडिया नेबर। ओके, पूजा खेड़कर यूपीएससी डिजिटल लॉकर, अब यूपीएससी डिजिटल लॉकर से भी जो भी सर्टिफिकेशंस वगैरह हैं वो लेना शुरू करने वाले। ठीक है, तो डिजी लॉकर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से। इंडिया क्लीन एनर्जी राइस नीड्स क्लाइमेट फाइनेंस एक्सपेंशन। अभी देखिए इंडिया का टोटल एनर्जी नीड कितना है और एनर्जी जनरेशन कितना है। देखिए 476 गीगावाट जून 2025 इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, लेकिन ये कौन सा है 476, ये रिन्यूएबल प्लस नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल प्लस नॉन रिन्यूएबल। ओके, पावर शॉर्टेज ड्रॉप 4.2%। अब देखिए अपने इंडिया में जो एनर्जी जनरेशन है, एनर्जी जनरेशन रिन्यूएबल तरीके से होता है, नॉन रिन्यूएबल तरीके से होता है। अब रिन्यूएबल में देखिए, पहले नॉन रिन्यूएबल तरीके में देख लेते हैं। नॉन रिन्यूएबल में क्या क्या आता है। देखिए नॉन रिन्यूएबल वो चीज होता है ना जिसको दोबारा जनरेट नहीं कर सकते, एक बार एग्जॉस्ट हो गया वो खत्म हो गया, दोबारा उसी चीज से हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते। एग्जांपल है कोल, एक बार जिस कोल को जला के हमने एनर्जी जनरेट कर लिया, दोबारा उस कोल को जला के हम एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। ओके, तो ये है कोल। ओके,
दूसरा आ जाता है ऑयल, ऑयल आ गया, फॉसिल फ्यूल्स आ गए, फॉसिल फ्यूल्स अपना कोल ही आता है, कोल और ऑयल आता है, तो फॉसिल फ्यूल में और अलग अलग जो चीज आते हैं ना वो हो गए, ठीक है। ये सब रिन्यूएबल है, मतलब एक दिन ये सब खत्म हो सकते हैं, ठीक है। अब रिन्यूएबल में जाते हैं, रिन्यूएबल में क्या है, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, ये है रिन्यूएबल, ओके। ये रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन है, रिन्यूएबल एनर्जी में आता है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है, जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है, इसको हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब ये चीज खत्म नहीं होगी। फॉर एग्जांपल सनलाइट कभी खत्म होगी क्या, सनलाइट कभी खत्म नहीं होगी, तो सनलाइट को हम लोग सोलर एनर्जी बोलते हैं, सोलर एनर्जी। सूरज तो चमकता रहेगा तो उसको सोलर एनर्जी। अब सनलाइट में उसके बाद आता है अपना विंड आता है, विंड एनर्जी, ओके। विंड के बाद अपना आता है बायो एनर्जी, जैसे पृथ्वी में घास वगैरह भी कभी खत्म नहीं होंगे, ओके। ग्रास वगैरह जो हो गए, जो बायो एनर्जी है वो सब कभी खत्म नहीं होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेसिक मोस्टली बायो एनर्जी में वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, जो आप बोलते हैं ना, ये अपना बगासे वगैरह हो गया, वो सब उससे एनर्जी जनरेशन, ठीक है। ये हो गया सनलाइट। देखिए न्यूक्लियर को, न्यूक्लियर जो एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी एक तरह से हम नॉन रिन्यूएबल में कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन देखिए नॉन रिन्यूएबल में मोस्टली पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन न्यूक्लियर जो है ना, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सबसे कम पॉल्यूशन, बहुत कम पॉल्यूशन, ना के बराबर पॉल्यूशन ये जनरेट करता है, इसीलिए इसको रिन्यूएबल के कैटेगरी में रखा गया है, ओके। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी देखिए लेटर पीरियड में जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये हम रिन्यूएबल सोर्स से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें इसके लिए हर टाइम जो अभी यूरेनियम 235 यूज करते हैं, यूरेनियम 235 एनर्जी जनरेशन के लिए इसको कितना 5 to 6% का एनरिचमेंट करते हैं, एनरिचमेंट, ठीक है, एनर्जी जनरेशन के लिए। अगर इसको 70% या 50% के ऊपर करेंगे तो इससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है, इससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है, किससे, यूरेनियम से ही, ठीक है। लेटर फेज में इसमें प्लूटोनियम आएगा, थोरियम आएगा, ठीक है। और अपने इंडिया में थोरियम बहुत ज्यादा अमाउंट पे है, थोरियम थर्ड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर जनरेशन, मतलब न्यूक्लियर पावर जो है ना उसमें थर्ड जनरेशन में आता है। फर्स्ट जनरेशन में क्या आता है, यूरेनियम प्लूटोनियम, सेकेंड जनरेशन में आता है यूरेनियम प्लूटोनियम, लेकिन इसमें जो कंट्रोलर और मॉडरेटर रहता है ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रहता है, ठीक है, ड्यूट्रियम। थर्ड आता है अपना यही थोरियम, अपने इंडिया में थोरियम बहुत अच्छे लेवल पे है, ठीक है। अभी न्यूक्लियर जनरेशन जो हो रहा है, अभी आपने सुना होगा आर्टिफिशियल सन सुना होगा, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर जनरेशन की वजह से एनर्जी जनरेशन करते हैं, ओके। वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब वो टॉपिक आएगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ न्यूक्लियर, बायो, विंड, सनलाइट, हाइड्रो, ठीक है। पानी का बहाव भी हमेशा रहता है, तो हाइड्रो जनरेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है वो है, तो ये हो गया ये रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। तो अभी हमारी जो डिमांड है ये 476 है, इसमें से मेजॉरिटी है वो नॉन रिन्यूएबल है, मेजॉरिटी है नॉन रिन्यूएबल, कोल, ऑयल, फॉसिल फ्यूल, इससे हमारा जो लाइट जल रहा है ये मेजॉरिटी इससे आते हैं, कोल से आते हैं, ठीक है। इसीलिए इंडिया कोल इंपोर्ट भी करता है, हालांकि इंडिया में बहुत ज्यादा कोल भी है, लेकिन जितने भी सारे कोल है, देखिए मैं जो इंफॉर्मेशन रहता है इसमें मैं आपको बंच ऑफ अलग अलग सोर्स से इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ओके। अब यहाँ देखिए, अब हमने जब कोल का बात किया है, कोल से एनर्जी जनरेशन होता है, कोल भी 4 टाइप का होता है, एक होता है एंथ्रासाइट, सब बिटुमिनस, यहाँ पे बिटुमिनस है, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, ओके। उसके बाद आता है अपना लिग्नाइट। अब देखिए इसमें क्या रहता है, इससे अलग अलग जनरेशन से कोल जनरेट होता है, मतलब एनर्जी जनरेट होता है, ठीक है। इसको जलाया जाता है, ओके, टरबाइन घूमता है, फिर वो टरबाइन जो रहता है वो घूमता है, फिर एनर्जी जनरेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो एंथ्रासाइट जो है इसमें 95% से भी ज्यादा कार्बन कंटेंट है, तो ये सबसे मोस्ट एफिशिएंट कोल है। और ये कहाँ पाया जाता है, मेजोरिटी अपने इंडिया में अगर दिखाया जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है,
जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। बाकी ये बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, ये वही अपना झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका, ये सब वाले बेल्ट में आ जाता है। ठीक है, इसको कौन सा रॉक बोलते हैं? इसको धरवर रॉक सिस्टम बोलते हैं, धरवर। धरवर बोलते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, धरवर रॉक सिस्टम बोलते हैं। या गोंडवाना बोलते हैं, धरवर बोलते हैं, गोंडवाना बोलते हैं, चेक कर लेते हैं। आई गेस गोंडवाना बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक में आता है, मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक से निकलता है, ये भी गोंडवाना रॉक सिस्टम में आता है। ठीक है, देखिए कौन सी द गोंडवाना सुपर ग्रुप कंप्राइज ऑफ सैंडस्टोन, शेल एंड कोल। ठीक है, तो गोंडवाना रॉक सिस्टम से हमारा बनता है। अब ये हो गया। अब ये मैंने आपको बेसिक डिटेल दिया। ठीक है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब अपने इंडिया में हमने 2015 में टारगेट लिया था कि इंडिया को हम रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़ाएंगे। हमने क्या लिए थे? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन लिए थे, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 2015 में, कि नेशन वाइज हम अपना कंट्रीब्यूशन देंगे नेट जीरो एमिशन में। तो भारत ने 2070 को नेट जीरो एमिशन के लिए बनाया था कि हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन करेंगे। मतलब इन शॉर्ट, जो ग्रीन हाउस गैस रहता है ना, ये हम बहुत कम करेंगे, ना के बराबर। मतलब हम जो कोल है, कोल का यूज हमारा बहुत कम हो जाएगा। हमारा एनर्जी जनरेशन मेजरली सोलर एनर्जी से होगा, विंड एनर्जी से होगा। ठीक है, जिससे पोल्यूशन नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगा। ओके, नेट जीरो एमिशन 50% थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। 50% जो एनर्जी जनरेशन है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। ओके, उसके बाद हम बायो एनर्जी भी यूज करने वाले थे। बायो एनर्जी ये सब हम यूज करने वाले थे। अब यहां पे देखिए, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स नाउ कंट्रीब्यूट टू 35, मतलब हम अप्रोक्सीमेटली 50% इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ये इंस्टॉल्ड है, इतना जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन हमने इतना लगा दिया है कि फ्यूचर में इतना जनरेट होगा। ओके, 49%, 235 गीगावाट। ओके, टोटल कैपेसिटी इंक्लूडिंग 226 रिन्यूएबल एंड 8.8 न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, ये हमने इंस्टॉल किया है, इतना जनरेट नहीं हो रहा है अभी फिलहाल, जनरेट होगा इनकेस। देखिए फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हमने फील्ड लगा दिया, लेकिन इससे एनर्जी जनरेट नहीं, लेकिन हमने लगा दिया है। ठीक है, हमने लगा दिया है, लेटर ये फ्यूचर में ये यहां से इतना जनरेट एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं। तो वही बताया, थर्मल पावर रिमेन्स डोमिनेंट कंट्रीब्यूटिंग 240 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्लस जनरेटिंग कैपेसिटी। ये कितना जनरेट करता है? थर्मल क्या है अपना? कोल मतलब कोयले से बिजली बनाते हैं। अब यहां पे मैं आपको कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा? नेशन वाइड ग्रिड बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ग्रिड बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी हम ज्यादा उत्पाद कर सकें। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है, सोलर पावर कितना बताया जा रहा है? 90 गीगावाट। ये आउटडेटेड है, अपडेटेड आ गया है 107 गीगावाट। ठीक है, 107 गीगावाट सोलर एनर्जी, 160 गीगावाट सोलर एनर्जी, ये अपडेटेड है। ओके, नेक्स्ट हाइड्रो 46.92, अभी 47 है, 47 गीगावाट क्या? हाइड्रो। ओके, विंड पावर क्या है? 47। अभी विंड पावर 51 गीगावाट है, विंड पावर। ओके, स्मॉल हाइड्रो कितना है? 5.10 गीगावाट हो गया है।
मतलब स्मॉल हाइड्रो में थोड़ा लेस कंट्रीब्यूशन है। ओके, नेक्स्ट बायो पावर 11 है। बायो पावर कितना है? यहाँ पे 11.32 है, अभी 12 हो गया, 12 गीगावाट। ये अपना अपडेटेड है, ठीक है, ये क्या है? अपडेटेड है। 107 गीगावाट सोलर एनर्जी, 47 गीगावाट हाइड्रो एनर्जी, 51 गीगावाट विंड एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो, बायो, 510। अब देखिए अपने इंडिया में बहुत से ऐसी जगह है, गुजरात सैंक्शन कैपेसिटी, ठीक है, 12,000 मतलब 12 गीगावाट। ये है क्या अपना सोलर एनर्जी, 51 सोलर पार्क टू बूस्ट एनर्जी, मतलब इतना हम बनाने वाले, ये हमारा फ्यूचर प्लान्स है। ओके, अभी इंडिया में सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पे है? भादला। कहां पे? भादला। और ये कहां पे है? राजस्थान, राजस्थान में है। ओके, अगर सबसे बड़ा फ्लोटिंग बोलोगे, फ्लोटिंग सबसे बड़ा कहां पे है? तो ये है अपना एमपी में, एमपी में फ्लोटिंग सोलर पार्क। ओके, तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ये देखिए, ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब फॉर्म हुआ था? 2015 में। किसने फॉर्म किया था? इंडिया प्लस फ्रांस ने। काम क्या है इसका? काम क्या है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, मतलब पूरी दुनिया में सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करना है और उन्हें एनर्जी सप्लाई करना है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे हो गया? गुरुग्राम में। कहां पे है ये? हरियाणा। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन है। अभी इसमें टोटल कितने मेंबर है? 102 मेंबर है। ओके, सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन बना है? स्वीडन। स्वीडन भी इसका सबसे लेटेस्ट मेंबर बना है। अभी मे भी शायद से कुछ और ज्वाइन हुए होंगे। ओके, तो ये है इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज एमिड रशिया टेंशन पोलैंड टू जॉइन नाटो फ्यूल नेटवर्क। नाटो फ्यूल नेटवर्क, इसको सेंट्रल यूरोप पाइपलाइन सिस्टम भी बोलते हैं। सेंट्रल यूरोप पाइपलाइन सिस्टम। ओके, ये कब फॉर्म हुआ था? 1957 में। ओके, ये 1957 में अप्रोक्सीमेटली, या फिर अगर इसका जो शुरुआत बोल सकते हैं 1950 में हो गया था। मतलब 1950 में ये बन के ये हो गया था, शुरुआत 1957 में, लेकिन 1950 तक ये 1957-60 ऑपरेटिव हो गया था, अच्छे से ऑपरेटिव हो गया था। शुरुआत 1950 में मान लेते हैं। ओके, अब ये शुरुआत क्यों हुआ था? नाटो बना था। नाटो कब बना था? नाटो 1949 में बना था। अब देखिए, ये जो सेंट्रल यूरोप पाइपलाइन सिस्टम है, इसका हेडक्वार्टर तो अपना फ्रांस में है। फ्रांस के वर्सेल्स में है। ये फ्रांस है, फ्रांस के यहाँ पे वर्सेल्स आता है, वर्सेल्स, यहीं पे इसका क्या है? यहीं पे ये जो है सेंट्रल यूरोप पाइपलाइन सिस्टम, मतलब नाटो का पाइपलाइन सिस्टम, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वर्सेल्स में। ओके, नेक्स्ट इसका बात करते हैं कि इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि सिविल एंड मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए फ्यूल का होना, ठीक है। फ्यूल का मतलब सप्लाई भी करना, नाटो मेंबर्स के बीच में सप्लाई भी करना। अगर किसी कंट्री के पास फ्यूल कम है और वो अपना मिलिट्री ऑपरेशन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो ये है कि जो कंट्रीज है जिसके पास है वो उसे फ्यूल सप्लाई करे, ठीक है, स्टोरेज में रखे। ओके, स्टोरेज में रखे। तो ये कब फॉर्म हुआ था? 1950 में। पोलैंड हैज बीन कंसीडर्ड जॉइनिंग नाटो पाइपलाइन सिस्टम। नाटो पाइपलाइन सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए बहुत बेकार, मतलब बोलते ना कि भाई मुझे ज्वाइन करवा दो इसमें। ओके, तो ये 2014 से बोल रहा है कि भाई मुझे ज्वाइन करवा दो। जब क्रीमिया पे किसने अटैक किया था? रशिया ने यूक्रेन का जो क्रीमिया उसको हथिया लिया था, उसी समय से पोलैंड बोल रहा है। पोलैंड कहां पे है? ये जर्मनी हो गया, ये रहा पोलैंड।
ये बोल रहा भाई मुझे ज्वाइन करवाओ, ज्वाइन कराओ। अब देखियो ये पाइपलाइन कौन कौन से कंट्रीज में है, मेजरली अगर बोले ना तो 6 नाटो कंट्रीज में है, 6 नाटो कंट्रीज में है। कौन कौन आते हैं 6 नाटो कंट्री? फ्रांस में है, ओके, बेल्जियम में है, बेल्जियम में है, ओके, नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में है, जर्मनी में है, ओके, चेक रिपब्लिक में है, चेक रिपब्लिक में है, और मे भी थोड़ा सा ऑस्ट्रिया में भी है, ओके। फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड, नॉट ऑस्ट्रिया बट स्विट्जरलैंड, ओके। ये है पाइपलाइन, सेंट्रल यूरोप पाइपलाइन सिस्टम। लेंथ कितना है इसका? 5200 किलोमीटर, 5200 किलोमीटर में भी यूपीएससी में इसका क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पाइपलाइन के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछने में ये रहता है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि यूपीएससी ने पाइपलाइन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, पाइपलाइन कब पूछा था? 2024 में। सुमेध पाइपलाइन के ऊपर पूछा था कि सुमेध पाइपलाइन कहां पे है। देखिए सुमेध पाइपलाइन इज अ स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप। ये कहां पे है, ये कहां पे है, ये पूछा गया था, ओके। तो सुमेध पाइपलाइन ये रहा, ये है सुमेध पाइपलाइन, ये रहा सुमेध पाइपलाइन। ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है, ईस्ट वेस्ट ऑयल क्रूड, मतलब यहां से भी, लेकिन मेजरली ये है सुमेध पाइपलाइन। क्या ये? सुमेध पाइपलाइन, ओके, कनेक्ट रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी, सुमेध पाइपलाइन, ओके। तो ऐसा यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मे भी हो सकता है नाटो पाइपलाइन के ऊपर पूछ ले, ओके। और किस लिए मैंने बता दिया था, सिविल एंड मिलिट्री जो जेट वगैरह थे ना, जेट, उनका ऑयल के लिए, ऑयल रिजर्व के लिए, ओके। RBI allows bank to fund MA lend in rupee to resident of India neighbors, ओके। अब देखिए यहाँ पे आरबीआई ने एक एक्शन लिया, क्या? रुपीस को इंटरनेशनलाइज करने के लिए, ताकि रुपी का ट्रेड सिर्फ इंडिया में ना की बल्कि बाहर के देश में भी होने लगे, ओके। ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी का एक स्टेप है। अभी देखिए वर्ल्ड पे, ग्लोबल लेवल पे जो डॉलर है सबसे ज्यादा उपयोग में, कितना? समथिंग अराउंड 87% का जो आप ट्रांजैक्शन वर्ल्ड का देखोगे ये होता है डॉलर में, ठीक है। ये किसमें होता है? डॉलर में होता है 87% का। उसके बाद जो होता है समथिंग अराउंड 3% का होता है अपना युआन में, युआन क्या बोलते हैं इसको? रेनमिनबी, रेनमिनबी कहाँ का? ये चाइना का है। 3%, 3 to 4% आप ले लो, 3 to 4%। नेक्स्ट जो अरब कंट्री से कुछ डॉलर है, कुछ वहां के जो करेंसी से वहां से होता है, कुछ यूके का जो पाउंड है, पाउंड है ना, स्टर्लिंग पाउंड, वहां से होता है। पाउंड का भी 2% होता है, पाउंड कहाँ का है? यूके का है, ठीक है। ये सब का मिला के 100%। इंडिया का बहुत लो, क्योंकि इंडिया का जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल नहीं माना जाता। उसके पीछे कारण ये है कि इंडिया का इंपोर्ट प्राइस बहुत ज्यादा है, इंडिया का इंपोर्ट प्राइस बहुत ज्यादा है, ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, बिकॉज इंडिया मेजरली क्रूड ऑयल परचेज करता है ना, क्रूड ऑयल, उस वजह से इसका इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा, मतलब इसका जो करेंसी है ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं। अगर ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे कोई क्राइसिस आ जाता है, जैसे 2009 में लेमन ब्रदर क्राइसिस आ गया था, ठीक है, 2009 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस समय इंडिया को बहुत नुकसान आया था, ओके। उसी के बाद आपने देखा होगा कि इंडिया में जो करेंसी का बफर सिस्टम था वो शुरू हो गया, मतलब जो 8% का इंटरनेशनल बैंक जो है,
इसने बोला कि 8% का आपको रिजर्व रखना पड़ेगा, 8% का आपको रिजर्व रखना पड़ेगा जो भी आपके पास डिपॉजिट्स आते हैं, ठीक है। उसको बफर सिस्टम बोलते हैं, बफर सिस्टम, कि इससे ज्यादा आप, इतना तो आपको मिनिमम अपने हाथ में रखना है, इससे ज्यादा आप लोन के लिए लेंड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट लेंड लोन, आप इससे ज्यादा लोन के लिए लेंड नहीं कर सकते। ओके, ये है इसका। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डिटेल में ना जाते हुए, ये डिटेल जब टॉपिक आएगा न्यूज में उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। इसमें डिटेल में जाते हुए कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी कैसे करना है, तो बहुत से सिस्टम्स है, जैसे यूपीआई, यूपीआई को पूरा वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलराइज करना, ठीक है। अभी अपने इंडिया में कौन कौन से ऐसे कंट्रीज है, मतलब पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से ऐसे कंट्रीज है जहां पे यूपीआई मैंडेट है। भूटान हो गया, मतलब मैंडेट नहीं फिर भी ऑप्शनल, मतलब वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। भूटान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, नेपाल हो गया, यूएई हो गया, बांग्लादेश नहीं है शायद से, बांग्लादेश नहीं है, 1 2 3 4 5, यूएई, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया, फ्रांस में भी अभी बातचीत चल रही है, फ्रांस हो गया। ये सब कंट्रीज में यूपीआई चलता है, ठीक है। जो इंडिया में यूपीआई बना था, ठीक है, नेशनल पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया जो बनाया था, उसका जो यूपीआई है, जो आप यूपीआई यूज करते हो, वो चलता है ये सब कंट्रीज में, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। नेक्स्ट आता है नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट। सिंपल तरीके में समझिए कि नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है। नॉस्ट्रो अकाउंट मतलब, नॉस्ट्रो मतलब मेरा, वॉस्ट्रो मतलब आपका, वो आपका जो है, आपने ये गाना सुना होगा, आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है, वो सुना होगा, ये अनिल कपूर का। तो उसी गाने से थोड़ा सा रेफरेंस लेके आप समझ जाइए, उसी गाने, क्योंकि आपको याद रखने के लिए। ओके, आपका दिल हमारे पास, हमारा दिल आपके पास, इस वाले गाने से लिंक करके वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो, वो मतलब वॉस्ट्रो में आपका जो बैंक अकाउंट है, जो आपका बैंक है, आपके कंट्री में जो बैंक है, वो मेरे कंट्री में अपना अकाउंट खोलेगा, ठीक है। वॉस्ट्रो मतलब आपका अकाउंट, आपका जो है आपका बैंक मेरे कंट्री में आके अकाउंट खोलेगा, ठीक है। और यहाँ पे वो जो भी परचेज करेगा वो उस करेंसी में पेमेंट कर देगा, अपने करेंसी में पेमेंट कर देगा, ठीक है। अब इसका हम अगर कभी वहां पे अगर काम रहेगा, जिससे हमें परचेज करना है, हम आपकी कंट्री में कर देंगे। ले अब इसमें देखिए नॉस्ट्रो क्या है, हम अपना जो हमारा बैंक है वो आपके यहाँ पे अकाउंट खोलेगा, ओके। अब जो भी है आप हमें रुपए में पेमेंट कर देना, हम आपको रुपए में पेमेंट करेंगे, आप हमें भी रुपए में पेमेंट कर देंगे। तो इससे इंडिया जिस कंट्री से ज्यादा ट्रेड करता है उसके साथ नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट खोल देगा। नॉस्ट्रो, आवर मनी ऑन डिपॉजिट एट योर बैंक, हम अपना मनी आपके बैंक में डिपॉजिट करेंगे, मतलब एक अकाउंट खोलेंगे, उसमें डिपॉजिट करेंगे। हमें कुछ भी सामान लेना होगा आपके कंट्री से, हम पैसा आपको रुपया देंगे, गांधी जी देंगे आपको, गांधी जी का जो चलता है नोट, वो देंगे आपको, ठीक है। आप हमें सामान दे दोगे, वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट है, ओके। अब आपको बाई चांस कोई सामान लेना है, वही पैसा जो रुपी है, रुपी जो है आप हमें दोगे, हम आपको सामान देंगे। मतलब हम रुपी का जो है ट्रांजैक्शन बढ़ा रहे हैं, रुपी का ट्रांजैक्शन बढ़ा रहे हैं। ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी है। अभी आरबीआई ने एक स्टेप लिया है, आरबीआई ने भी एक स्टेप लिया है ताकि ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के लिए। इसमें क्या करेगा आरबीआई, आरबीआई ये करेगा कि जितने भी है, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या बोला है, द पैकेज इंक्लूड टू ब्रेक फर्स्ट, बैंक विल बी अलाउड टू फाइनेंस कॉर्पोरेट टेक ओवर्स, बैंक विल बी अलाउड टू फाइनेंस कॉर्पोरेट टेक ओवर, मतलब फॉर एग्जांपल एनबीएफसी हो गया, को होता है ना बजाज वगैरह जो ऐसे हो गए, ठीक है। उनका अगर कोई लोन पेमेंट नहीं कर पा रहा वो टेक ओवर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बैंक वो टेक ओवर कर सकते हैं कि ठीक है अगर वो लोन पेमेंट नहीं कर रहा हम आपको, या हम उसको टेक ओवर कर रहे हैं, ओके। आप वो हमें दे दो, हम उसका जो भी जमीन वगैरह रहेगा या जो भी मॉर्टगेज किया रहेगा हम वो कर लेंगे, पहला। सेकंड बनता है कि आरबीआई जो बैंक है इंडिया में, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, इन बैंकों को आदेश दे सकता है कि एक काम करो, आप दूसरे कंट्रीज जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, मालदीव्स हो गया, म्यांमार हो गया, इनको आप रुपये में लोन दो,
इनको आप रुपये में लोन दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां पे क्राइसिस चल रहा है, मैं आपको 10,000 रुपये देता हूँ, मैं आपको 10 है, डॉलर नहीं, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ रुपये, डॉलर नहीं, मैं आपको दूंगा रुपीस, मैं आपको रुपये दूंगा। ओके, ये है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ डॉलर। ओके, एयर क्वालिटी वार्निंग सिस्टम इंप्रूव्स बट लॉन्ग वे टू गो, ओल्ड डेटा प्रॉब्लम स्टडी। अब देखिए, इसके ऊपर डिटेल में ना जाते हुए यहाँ पे दिल्ली का प्रॉब्लम बताया। अब दिल्ली में क्या प्रॉब्लम आने वाला है, अब दिल्ली में आने वाला एयर पोल्यूशन का, हर जब ठंडी का मौसम बढ़ जाता है तब दिल्ली में एयर पोल्यूशन का क्राइसिस आने लगता है। ओके, एयर पोल्यूशन का क्राइसिस आने लगता है। क्यों? क्योंकि जो पंजाब है, पंजाब में जो भी खेती वगैरह किए रहते हैं ना धान का, वो उनको वो जलाया जाता है, ठीक है, बर्निंग। ठीक है, ये पंजाब में होता है। अब पंजाब का मोस्टली जो पोल्यूशन रहता है ये दिल्ली के एरिया को कवर कर लेता है। अब आप दिल्ली में आए दिन सुनते रहोगे कि दिल्ली में AQI बढ़ गया, दिल्ली में AQI बढ़ गया, दिल्ली में सफर पोर्टल का जो है सफर का बढ़ गया, ठीक है, सफर का बढ़ गया दिल्ली में। नेक्स्ट आप सुनते रहोगे कि दिल्ली में नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी बढ़ गया, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी बढ़ गया। मतलब वहां पे जो पोल्यूटेंट्स रहते हैं वो ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ डेटा है, ये क्या है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये आपको दिल्ली में रेगुलर सुनने मिलेगा। अब यूपीएससी या तो स्टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में कौन कौन से पोल्यूटेंट्स कवर है, ठीक है, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स कवर है। ओके, इसमें क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, अगर आपको बाय चांस दिख नहीं रहा होगा तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं। ओके, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, PM2.5 एंड PM10, ठीक है, PM2.5 एंड PM10 दोनों, ओके, दोनों आते हैं, ये भी बढ़ जाते हैं। ओके, 1 2 3 4, ओजोन O3, ओके, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया हो गया, बेंजीन हो गया, अमोनिया हो गया, बेंजीन हो गया, बेंजोआ हो गया, आर्सेनिक हो गया, निकेल हो गया। ये सब पोल्यूटेंट्स नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी के अंदर आते हैं। ये अपने जो भारत है यहाँ पे दिल्ली में मोस्टली अब ठंडी के मौसम में बढ़ते नजर आएंगे। इसमें आपको स्कूल बंद होता नजर आएगा कि यहाँ पे जो पोल्यूटेंट्स का लेवल है ये ज्यादा बढ़ गया है। ओके, एक और आता है अपना AQI इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, इसमें क्या आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, लेड, सस्पेंडेंट, जो PM है, PM पार्टिकल्स, ठीक है, ये वाला। ओके, ये सब आते हैं। तो अभी दिल्ली में खबर आने वाली है कि पोल्यूशन बढ़ गया, ये बढ़ गया। एक और आता है, एक सफर पोर्टल आता है, सफर पोर्टल। अब इसमें भी पोल्यूशन को कवर किया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। मतलब अगले 3 दिन में, नेक्स्ट 3 डेज आपका पोल्यूशन कितना है ये पूछा जाएगा कि दिल्ली में कितना पोल्यूशन और बढ़ने वाला है, ठीक है, मतलब जो स्टडीज रहता है उसके बेस पे कि अगले 3 दिन में 72 घंटे में कितना पोल्यूशन आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड RSS। थोड़ा RSS के बारे में बात करते हैं, जिनके मेंबर अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। देखिए, RSS का फॉर्मेशन 1925 में होता है। इनके फाउंडर अपने हेडगेवार होते हैं।
जिनको अभी भारत रत्न देने का बात किया जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या भारत रत्न, मतलब मांग की जा रही है कि इनको भी भारत रत्न मिला जाए। अभी आरएसएस क्या था, देखिए नथुराम गोडसे जी इनसे रिलेटेड थे क्या, ठीक है। और नेक्स्ट अपने वीर सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर जी भी इनसे रिलेटेड थे क्या, नरेंद्र दास मोदी जी इनसे रिलेटेड थे, ये सब रिलेटेड थे। ओके, अब देखिए ये कैसे रिलेटेड थे, आरएसएस का कंट्रीब्यूशन क्या था इंडिया का फ्रीडम में आरएसएस का कंट्रीब्यूशन क्या था, आरएसएस ने क्या क्या काम किए हैं या क्या नहीं भी किए, क्योंकि आरएसएस के प्रति पॉजिटिव माइंडसेट भी है, नेगेटिव माइंडसेट भी। कोई बोलता है आरएसएस हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर रहा है, कोई बोलता है आरएसएस इंडिया का जो ग्रोथ है, इंडिया का जो ग्रोथ है हिंदुत्ववादी का ग्रोथ है, इसके लिए एक पॉजिटिव स्टेप है, ठीक है। आरएसएस के ऊपर बहुत से अलग अलग से मुद्दाएं हैं, ठीक है। तो आरएसएस 1925 में बना था। ये मेजरली इसका जो प्राइमरी फोकस था वो ब्रिटिश से लड़ना नहीं था, इसका प्राइमरी फोकस था कि हिंदुइज्म में कल्चरल रिवॉल्यूशन लेके आए, हिंदुइज्म में जो है वो कल्चरल रिवॉल्यूशन लेके, ताकि हिंदुइज्म में जो भी मोस्टली जो कुछ नेगेटिव प्रथाएं थे, सती प्रथा वगैरह थे, जो हालांकि तो 1833 में बैन हो गए थे, हालांकि तो 1833 में बैन हो गए थे, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे जैसे अनटचेबिलिटी चल रहा था, ये सब चल रहा था। हिंदूज डिवाइडेड थे, ठीक है, हिंदूज डिवाइडेड थे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्षत्रिय हूँ, मैं जाट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, ऐसे में भी डिवाइडेड हूँ। तो आरएसएस का काम था इन सबको एकजुट लेके आना। ओके, अपने जो स्वतंत्र वीर सावरकर है, ठीक है, वीर सावरकर ये भी इससे काफी प्रभावित है, हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स से ज्यादा प्रभावित है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, यूपीएससी में पार्टीज को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो भी कोई फ्रीडम फाइटर है वो किस पार्टी से रिलेटेड था। फॉर एग्जाम्पल अनुशीलन समिति से कौन रिलेटेड था, अनुशीलन समिति से कौन रिलेटेड था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। स्वराज पार्टी से कौन रिलेटेड था, स्वराज पार्टी से कौन रिलेटेड था। ओके, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, ठीक है। और भी बहुत से पार्टी, कांग्रेस कब फॉर्म हुआ था, कांग्रेस कब फॉर्म हुआ था, गांधी जी पहली बार और आखिरी मतलब एक ही बार बने थे, वो कौन से कांग्रेस सेशन में उसके प्रेसिडेंट बने थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फ्रीडम फाइटर्स मेरे जो अपना नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है वहां पे ये पूछा जाता है कि कौन सा जो फ्रीडम फाइटर्स है या फिर वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे। तो क्या स्वतंत्र वीर सावरकर जी आरएसएस से बिलोंग करते थे या हिंदू महासभा से बिलोंग करते थे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदू महासभा, ठीक है, ऐसा पूछा जाता है। तो ये है मोस्टली अपने, ये भी अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आरएसएस के मेंबर थे, नरेंद्र मोदी जी भी आरएसएस के मेंबर थे। ओके, तो वहां से गुड कल्चर बन के आता है। ओके, आरएसएस से बहुत मेजरली मैंने देखा नहीं है कि कोई बैड कल्चर निकला हुआ है, आरएसएस से मेजरली मोस्टली गुड कल्चर निकला हुआ है, तभी तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए इंडिया में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं करेज टाइम ऑफ ट्रम्प। अब देखिए ये वाला प्रीलिम्स के लिए है ही नहीं, ये वाला प्रीलिम्स के लिए है नहीं, ये मेंस पर्सपेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप इसको अगर आप पढ़ोगे तो इससे आपको मेंस पर्सपेक्टिव ये पॉइंट्स लिखने को मिल जाए कि गांधी जी होते तो ये ट्रंप का सामना कैसे करते हैं, क्या अनशन करते हैं या फिर करेज दिखाते हैं, इंडिया का जो प्रेस्टीज है उसको डाउनग्रेड किए बिना ये अनशन पे बैठ जाते हैं या क्या करते हैं, क्या स्टांस लेते हैं, यही यहाँ पे बताया गया। तो ये प्रीलिम पर्सपेक्टिव नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा आप इसको खुद रीड करो। जो पॉइंट्स अच्छे, गांधी's life was to be diplomacy, his ability to reject violence while standing the firm term movement, humiliation, defeat in the source of strength। गांधी जी किसी भी प्रॉब्लम को कैसे फेस करते थे, खेड़ा सत्याग्रह हो गया, ओके, चंपारण सत्याग्रह हो गया, ये सब जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गया, ये हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे फेस करते थे। तो टैरिफ को कैसा फेस किया जाए, ये गांधी जी कैसे इसको फेस करते हैं ये बताया गया है। ओके, तो आप खुद ये पॉइंट पढ़ लेना और देखना इससे आप क्या निकाल सको बेटर वे में। ओके, नेक्स्ट, RBI leaves repo rate unchanged at 5.5%, retain neutral policy stance।
न्यूट्रल पॉलिसी स्टांस। अभी देखिए आरबीआई लीव्स रेपो रेट अनचेंज 5.5। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो होता है जिस रेट पे आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन देता है। अगर आरबीआई सस्ता लोन दे रहा है, कम इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है किसी को, मतलब वो बैंक जो है वो आगे सामने वालों को लोन दे सकता है, कम लोन दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर रेपो रेट अगर 4.5% है, फिलहाल तो भी 5.5% है, मैं 4.5% ले रहा हूँ, इतना रेपो रेट एसबीआई को लोन दिया, एसबीआई को आरबीआई ने लोन दिया। अब एसबीआई क्या कर सकता है? 4.8% पे, 4.8% पे या फिर 5% पे ये हाउस लोन दे सकता है, हाउस लोन दे सकता है। ओके, अब यही अगर आप देखो, अगर ये 4.5% के बजाय 6% रहता, ओके 6% रहता, तो एसबीआई कितने में लोन देता? 6.5% में देता लोन, या फिर 6.3% पे लोन देता। तो सस्ता क्या है, 5% या 6%? तो जब रेपो रेट कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, आगे डिमांड बढ़ता है। एक आता है अपना रिवर्स रेपो रेट। ये क्या आता है? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? देखिए फॉर एग्जांपल मार्केट में डिमांड नहीं है, मैं एसबीआई हूं, मैं क्या हूं? एसबीआई, मुझसे कोई लोन नहीं ले रहा है। अब मैंने क्या किया हुआ है? मैंने आरबीआई से लोन लिया हुआ है कि आरबीआई ने मुझे लोन दिया हुआ है, या चलो आरबीआई ने मुझे लोन नहीं दिया, मेरे पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, मुझे क्या करना है? मेरे पास बहुत से पैसे हैं, मेरे पास 10,000 करोड़ है, मेरे पास 10,000 करोड़ है। ओके, अब मुझे 10,000 करोड़ है मेरे पास एम्प्लॉय भी है, लेकिन ये क्या है? डिपॉजिट्स है, ये मेरे पैसे नहीं है, ये जनता के डिपॉजिट्स हैं। मतलब पब्लिक ने आके मेरे पास डिपॉजिट किया है, मुझे पब्लिक को बाद में सूद के साथ पैसे वापस करने हैं। ओके, किसी ने फिक्स डिपॉजिट कराया है, किसी ने रिकरिंग डिपॉजिट कराया है, तो मेरे पास 10,000 करोड़ है, ठीक है, 10,000 करोड़। अब मेरे से कोई लोन ले लेने, अगर जब कोई लोन नहीं लेगा मेरे से, मैं इंटरेस्ट कैसे कमाऊंगा? और जब इंटरेस्ट नहीं कमाऊंगा तो जिन लोगों ने डिपॉजिट किया हुआ है उनको सूद के साथ पैसे कैसे दूंगा? आप जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो तो क्या सोच के कि पैसे डबल हो जाएंगे या पैसे बढ़ जाएंगे, है कि नहीं? तो मैं जब एसबीआई आपको देगा तो एसबीआई भी तो कहीं से कमाना चाहिए ना। अब कोई अगर लोन नहीं ले रहा है तो एसबीआई क्या करता है? आरबीआई को दे देता है कि ये काम करो, अभी मुझसे कोई लोन नहीं ले रहा है, आप मुझसे लोन ले लो। मतलब देखिए रेपो रेट में आरबीआई से लोन लिया जाता है, ओके, और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई दूसरे बैंकों का पैसा ले लेता है और उनको इंटरेस्ट देता है, ठीक है। इसमें कोलैटरल होता है, मतलब अगर रिवर्स रेपो रेट में अगर मैं आरबीआई को पैसे दे रहा हूं तो आरबीआई मुझे कुछ डॉक्यूमेंट या शेयर्स दे देगा, ठीक है, ये कोलैटरल है। तो यही होता है अपना रेपो रेट। कितना है अभी? 5.5%। मतलब किसी भी बैंक को अभी अगर लोन चाहिए आरबीआई से तो उसको 5.5% का देना पड़ेगा, रेपो रेट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे टाइमलाइन बताया है कि कब रेपो रेट कम हुआ, बढ़ा। अभी जो टैरिफ लगा हुआ है, अभी जो ट्रम्प का टैरिफ लगा है उस पे अपना 5.5% का जो रेपो रेट है वो क्या काम कर सकता है? वो क्या डिमांड बढ़ा सकता है या डिमांड कम कर सकता है? ओके, इसमें क्या है? 5.5 है, मतलब डिमांड बढ़ा सकता है मेजरली, क्योंकि 5.5 उतना भी हाई रेपो रेट नहीं है, ये मार्केट में डिमांड बढ़ा सकता है। जो बिल्डर्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, वो लोन लेके बिल्डिंग बना सकते हैं, बिल्डिंग बना के लोगों को रेंट पे या फिर रियल एस्टेट का बिजनेस इससे ज्यादा बढ़ सकता है। ओके, ये है। तो यहाँ पे वही बताया गया है, जैसे अपने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं, ठीक है, इन्होंने बोला है जीएसटी रिफॉर्म विल बी हेल्प मिटिगेट सम इम्पैक्ट ऑफ द एक्सटर्नल हेडविंड। जैसे अपना जीएसटी 2.0 ये वो भी आया, जीएसटी 2.0 आया ना, जीएसटी 2.0, जहां पे मेजोरिटी ऑफ अपना गुड्स जो है उसको 18% से हटा के 12% पे डाल दिया गया है, सॉरी 28 से हटा के
28 से हटा के 18% में डाल दिया गया है, और 12% से हटा के 5% में डाल दिया, मतलब मेजोरिटी इतना ही है, 18% और 18% और 5%, ठीक है। 28 का 90% ऑफ गुड्स, 28 का 90% ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इसमें बताया है कि उसने ऑलरेडी जीएसटी का जो ये हुआ है, जीएसटी में जो चेंजेस आए, उसने ऑलरेडी मार्केट डिमांड बढ़ा दिया है, मार्केट डिमांड उसने ऑलरेडी बढ़ा दिया है। तो मैं रेपो रेट कम करके, कौन बोलता है, संजय मल्होत्रा, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर होते हैं और चेयरमैन भी होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं और कम करके इन्फ्लेशन नहीं ला सकता, अगर मैंने और कम कर दिया, ठीक है, तो इन्फ्लेशन आ जाएंगे, मतलब पब्लिक मांग नहीं रही है, बिल्डिंग बनते जाएंगे लेकिन पब्लिक को डिमांड नहीं है घर की, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब एमपीसी के बारे में बात करते हैं कि एमपीसी क्या, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें टोटल 6 मेंबर्स रहते हैं, इसमें क्या रहते हैं, 6 मेंबर। एक अपना आरबीआई का गवर्नर रहता है, गवर्नर, एक अपना आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर रहता है, डेप्यूटी गवर्नर रहता है, एक अपना आरबीआई के मेंबर रहते हैं, मतलब 4 एक्सटर्नल रहते हैं, ठीक है। इसमें अपना कुछ मिनिस्ट्री से भी आ जाते हैं, कुछ अपने ब्यूरोक्रेट से आ जाते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक में रहते हैं, ठीक है। टोटल 6 मेंबर रहते हैं। इसमें आरबीआई गवर्नर चेयरमैन रहता है, ठीक है। सबके पास इक्वल वोट है, ठीक है। अगर सबका एक 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 दोनों के बीच में टाई आ जाता है, तो उस केस में जो अपने ये गवर्नर, आरबीआई गवर्नर है, वो एक बार फिर से वोट डाल सकते हैं, ओके, तो एक बार फिर से वोट डाल सकते हैं। अमेरिका अनलाइकली टू चेंज टैरिफ स्टैंप बेस्ड ऑन एससी रूलिंग। अभी देखिए, नवंबर 5 कोर्ट हियरिंग अगेंस्ट यूएस। देखिए, यूएसए का अंडर सेक्शन 232, यूएसए का ट्रेड एक्सपांशन एक्ट, यूएस ट्रेड एक्सपांशन एक्ट में, यूएस ट्रेड एक्सपांशन एक्ट 1962 में सेक्शन 232 है, सेक्शन 232 ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो किसी भी चीज पे जाके टैरिफ लगा सकता है। तो यही बताया, होस्ट ऑफ यूएस टैरिफ अंडर सेक्शन 232 ऑन फार्मा, ट्रक्स, मूवीज अनाउंस जस्ट लास्ट फोर्टनाइट कुड बी प्रिपरेशन एज एन एडवर्स सुप्रीम कोर्ट। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो यूएसए का सुप्रीम कोर्ट है वो चाहे तो इसको कम करा सकता है, तो उसी का ये वेट कर रहे हैं कब आएगा। यूएस नवंबर 5 हियर आर्गुमेंट्स ऑन वेदर प्रेसिडेंट ट्रम्प ओवरस्टेप्स हिज पावर बाय यूजिंग 1977 लॉ, सॉरी 1977 लॉ, द इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट टू इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ। जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है कंट्रीज के ऊपर, जैसे इंडिया के ऊपर 50% के टैरिफ लगाया है, चाइना के ऊपर 30% का टैरिफ लगाया है, और भी अलग अलग कंट्रीज है उनके ऊपर जो टैरिफ लगा, क्या टैरिफ लगाना जायज था, ये पूछा जा रहा है। ये नवंबर 5 को आएगा इसका ये। तो यूएस सुप्रीम कोर्ट विल नवंबर 5 हियरिंग आर्गुमेंट्स वेदर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ओवरस्टेप्स हिज पावर, ठीक है, ये आने वाला है, ये अभी आया नहीं है, ओके। अब देखिए, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, वेडनेसडे को यूएस गवर्नमेंट बंद हो गया, कारण फंड एलोकेट नहीं हुआ, बजट का जो होता है ना फंड। अभी आप यूएस की गवर्नमेंट सिस्टम समझिए सिंपल तरीके से। हमारे यहाँ क्या है, मैं आपको इंडिया का भी समझाता हूँ, इंडिया यूएसए का भी समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्लस सेनेट, ओके। यहाँ पे क्या है हमारे इंडिया में, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सेनेट। सेम वही, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अपना लोकसभा, सेनेट, राज्यसभा, 50 मेंबर है, ठीक है। हर एक को 2% का जो ये सीट है, मतलब हर एक स्टेट से 2 लोग, मतलब टोटल इसमें 100 मेंबर्स है, इसमें 435 मेंबर्स हैं,
ठीक है, ये बनता है कांग्रेस। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कांग्रेस, यूएसए का कांग्रेस। ओके, कांग्रेस। अब यहां पे क्या है? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा से यहाँ पे क्या बन के आता है? प्राइम मिनिस्टर। यही क्या रहता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट रहता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा सिस्टम रहता है, लेकिन यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर रहता है उसको कोई पावर नहीं रहता है। मतलब यहाँ पे से जो इलेक्टेड मेंबर रहते हैं, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड मेंबर रहता है, उसको कोई हाई लेवल पावर नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा पावरफुल रहता है, और हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट को नॉमिनल पावर रहता है, मतलब पावर ना के बराबर, पावर ना के बराबर, ये सिस्टम है। तो कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने फंड, जो बजट रहता है ना, बजट, उसको पास नहीं होने दिया। कांग्रेस ने यूएसए में बजट पास होने नहीं दिया। कारण, जो एसेंशियल होता है, एसेंशियल, उसको पास कर दिया। एसेंशियल जैसे कोई डिफेंस के लिए फंडिंग चाहिए, पास करा दो। अब यहां बोल रहे हैं कि रेगुलर जो सैलरीड एम्प्लॉयड है, सैलरीड एम्प्लॉयड, उसको देना है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसके लिए सैलरी देने से मना कर दिया कि हम अभी इसके लिए नहीं देंगे, इसके लिए फंड एलोकेट हम नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट जैसे डिफेंस है, डिफेंस के लिए हम फंड देते हैं, डिफेंस के लिए हम फंड दे रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल के लिए जो भी है टेम्पल बनाने के लिए नहीं देंगे, टेम्पल या फिर कोई भी बुक लिखने के लिए नहीं देंगे, फंड नहीं देंगे। तो उसी कारण ये जो है यूएस गवर्नमेंट शट डाउन हुआ वेनेसडे को। ओके, Zelensky's IAEA chief warns of risk to nuclear power plant in यूक्रेन। यूक्रेन में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, 1984 में आपने सुना होगा कि ये ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, ये ब्लास्ट हुआ था, बहुत लोग घायल हुए थे। ज़ैपोरिज़िया, ठीक है, कहाँ पे ये? ज़ैपोरिज़िया, वन ऑफ द 10 बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन द वर्ल्ड। ज़ैपोरिज़िया दुनिया का 10वां सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एंड इट्स फेट एमिड ऑफ फाइट हैज बीन कॉज्ड फियर पोटेंशियल न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफ। मतलब ये बता रहा है कि रशिया से वॉर के चक्कर में ये जो है यहाँ पे फिर से ब्लास्ट वगैरह हो सकती है, जिसमें बहुत से लाखों लोगों की जान चले गई थी। ठीक है, 6 days after full-fledged invasion of neighboring Ukraine began, February 2022, the tension around the nuclear power plant safety added to border। अब यहाँ पे बताया कि ज़ैपोरिज़िया की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना है, ये सब यहाँ पे बताया गया। लेकिन हम जानते हैं IAEA के बारे में, इसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये कब फॉर्म हुआ था? जुलाई 1957 में। ओके, समथिंग अराउंड 26 जुलाई। ओके, 26 जुलाई 1957 में IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इसका जो हेडक्वार्टर है ये वियना में है। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। ऑस्ट्रिया, ये कहां पे? वियना में है। ठीक है, ये यहां पे मतलब इसका ये क्या काम करता है? ये काम करता है वर्ल्ड लेवल पे, जो ग्लोबल लेवल पे न्यूक्लियर आर्म को, मतलब मिलिट्री यूज के लिए न्यूक्लियर पावर को रोकना है, न्यूक्लियर पावर को मिलिट्री यूज के लिए रोकना है। ठीक है, जब से हिरोशिमा वाला जो सीन हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब फटा था, एटॉम बॉम्ब, तो उसको रोकने के लिए ये प्रयास करती है कि दोबारा ऐसा कहीं ना हो, कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, इसकी ये करना है। ठीक है, बट मेजरली ये बहुत जगह पे फेल हुआ है। ये यूएन से बैक्ड होता है, यूनाइटेड नेशन भी इसको फंडिंग करता है। ओके, इसका काम वही हो गया जैसे अपना 2011 में जो जापान का फुकुशिमा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहां पे जो प्रॉब्लम्स आए थे उसको भी रोकना इसी काम था। ओके, ईरान को रोकना इसका काम है, और नॉर्थ कोरिया है उसको रोकना इसका काम है। लेकिन बहुत जगह पे फेल हो रहा है,
बहुत जगह पे फेल हो रहा है, इसकी बातें नहीं मानी जा रही। बहुत सी जो कंट्रीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईरान हो गया, ईरान हो गया, ये अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर ही रहा है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर ही रहा है। तो इसको रोकने के लिए, ईरान को रोकने के लिए जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन आया गया था। ठीक है, यहाँ पे इसमें JCPOA में P5 नेशन कौन हो गया अपने? P5 नेशन जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है, जो परमानेंट 5 है, UNSC के परमानेंट 5 प्लस जर्मनी, इसके जो परमानेंट 5 है, कौन कौन है परमानेंट 5? आपको डेफिनेटली पता होगा परमानेंट 5 कौन है। परमानेंट 5 में आता है अपना US, ठीक है, USA आता है, UK आता है, फ्रांस आता है, ठीक है, फ्रांस आता है। ओके, ये सब पूछा गया है, ये सब पूछा है कि JCPOA क्या है, कौन से कंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, फ्रांस आ गया, चाइना आ गया, रशिया आ गया। अब ये लोग कंट्री कैसे इसके मेंबर बने, इसके पीछे भी कहानी है। ओके, तो फिलहाल इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इंफॉर्मेशन को अगर आप लिंक करते जाओगे तो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, हर एक चीज से हर एक चीज लिंक है, तो ज्यादा डिटेल में जाते हुए ये P5 प्लस जर्मनी ने मिलके ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया। क्यों? क्योंकि ये फेल हो रहा था, ये ईरान को रोकने में फेल हो रहा था। ओके, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट, 69 किल एज अर्थक्वेक हिट सेंट्रल फिलीपींस। सेंट्रल फिलीपींस में एक जगह है सेबा, ये ना सेबू, नॉट सेबा, सेबू एक जगह, ये रहा सेबू। यहां पे 6.9 है क्या? 6.9 मैग्नीट्यूड, हाँ 6.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट हुआ है सेबू में। ठीक है, टोटल 69 पीपल जो है वो मर गए, इनका डेथ हुआ। ठीक है, 69 पीपल से सेबू में। अब इसका जो कैपिटल है ये अपना यहाँ पे आता है, मनीला किधर है? मनीला देखिए यहीं पे आएगा, ये आएगा मनीला फिलीपींस, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट मनीला फिलीपींस का कैपिटल है। ओके, अब फिलीपींस का मैप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको अर्थक्वेक का सिस्टम समझाऊंगा। ओके, ये है मनीला फिलीपींस, ये रहा फिलीपींस, बगल में क्या है इसका? सेलेब सी है, यहाँ पे है, ये रहा क्या है इसको? सेलेब सी। ये है सुलू सी, कहाँ पे है सुलू सी? ये रहा सुलू सी। ओके, उसके बाद यहाँ आता है फिलीपीन सी, ये रहा फिलीपीन सी। ये पैसिफिक ओशन, साउथ चाइना सी, ये है साउथ चाइना सी। यहाँ पे बहुत से आइलैंड्स है, यहाँ पे बहुत से आइलैंड है। यहाँ पे स्कारबरोग आइलैंड आ गया, स्प्रैटली यहाँ पे है, स्प्रैटली आइलैंड आ गया। ठीक है, ये सब आइलैंड्स है यहाँ पे, जहाँ पे चाइना और अलग अलग कंट्री यहाँ पे क्रैश करते थे। तो ये है फिलीपींस का मैप। ठीक है, मनीला। अभी जो अपना वर्ल्ड लेवल पे एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? मनीला में ही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। ओके, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था अपना यूपीएससी में, ओके, और यूपीपीएससी में, स्टेट पीसीएस एग्जाम में। ओके, ये अपना। हाँ, अब अर्थक्वेक का देखिए, अर्थक्वेक में वेव्स होते हैं। ठीक है, एस वेव्स, पी वेव्स, ठीक है, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। अब देखिए प्राइमरी वेव्स में आते हैं अपने पी वेव्स और एस वेव्स। ठीक है, और एक होता है अपना सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, इसमें आपको आ जाएंगे सेकेंडरी वेव्स में आपको लव वेव्स आ जाएंगे, लव वेव्स। अब इसमें जो प्राइमरी वेव्स रहता है ना, इसमें जो सेकेंडरी वेव्स है ये बहुत ही डेंजरस रहता है। फॉर एग्जांपल, ये एक अर्थ है, ये है इसका एपिसेंटर,
एपी सेंटर मतलब यहां से इरप्ट हुआ है, यहां से अर्थक्वेक शुरुआत हुआ है। तो पहले कहाँ हिट करेगा ये, यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर। ओके, इसको हाइपो मतलब फर्स्ट टाइम ये वहां पे इरप्ट होगा। अब ये देखिए, अब ये कैसे आता है, कैसे ट्रैवल करता है। ओके, ये क्या है, ये पी वेव्स है। अब पी वेव्स कैसे ये अपना अर्थ का कोर है, मतलब ये ऐसे भी ट्रैवल करेगा, ऐसे ट्रैवल करेगा, ऐसे ट्रैवल करेगा। मतलब इसका शैडो जोन देख रहे हैं, ऑब्वियसली शैडो जोन मतलब प्राइमरी वेव में शैडो वेव्स, शैडो वेव्स बहुत कम रहता है। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड लिक्विड गैसियस से भी ट्रांसफर होता है। कौन, पी वेव। अब यहां पे सेकेंडरी वेव्स आ गया, सेकेंडरी वेव्स, ये आ गया एपिसेंटर, ये आ गया हाइपोसेंटर, या फिर शायद से ये वाला एपिसेंटर है, ये हाइपोसेंटर है। ठीक है, ये हाइपोसेंटर है, ये एपिसेंटर है। अब ये फर्स्ट टाइम कहाँ इरप्ट करेगा, ये देखिए, ये इसका सेंटर अर्थ का, ये जाएगा। ठीक है, ऐसे ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ये सीधा क्रॉस नहीं कर पा रहा, इसीलिए ये जो है ये इसका आ गया शैडो जोन। ये क्या आ गया, शैडो जोन। तो शैडो जोन किसका ज्यादा बड़ा है, शैडो जोन इसका ज्यादा बड़ा है, किसका, एस वेव का। ठीक है, और ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव मोस्ट ऑफ जो वर्ल्ड लेवल पे होता है, जो ज्यादा मैग्नीट्यूड में अर्थक्वेक होता है वो किसकी वजह से होता है, एस वेव की वजह से। क्योंकि एस वेव कैसे ट्रांसफर करता है, ये सिर्फ मतलब सॉलिड लिक्विड गैस में नहीं जाता है, और ये कैसे ट्रैवल करता है, ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे जाएगा। अब जो भी आएगा ऊपर नीचे उबड़ खाबड़, उससे धरती फटने लगती है। ठीक है, ये है अपना एस वेव। ओके, नेक्स्ट, एस अमेज़न फ्लाइंग रिवर्स वीकेंड विद ट्री लॉ साइंटिस्ट वांट सीवियर ड्रॉप। यहाँ पे फ्लाइंग रिवर्स की बात हो रही है कि फ्लाइंग रिवर्स क्या है और अमेज़न पे क्या असर कर सकता है। ये फ्लाइंग रिवर बेसिकली जो एटमॉस्फेयर में जो हवा चलती रहती है ना, हवा उसे मॉइस्चराइज रहता है, मॉइस्चर लैडन एयर, मॉइस्चर लैडन एयर। ठीक है, मतलब जितनी भी हवाएं चल रही हैं उसमें पूरा पानी भरा हुआ, मॉइस्चर से भरा हुआ वो हवाएं चल रहे हैं। ओके, वो हवाएं चल रहे हैं। द फॉरेस्ट एक्ट लाइक पंप रिलेइंग द वाटर, मतलब ये है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे मेजरली एरियल रिवर, मतलब हवाएं के साथ जो चल रही है ना, ये वाले, ये एक तरह से नदी है। हवा चल रही है, तेज चल रही है, लेकिन उस हवा में इतनी नमी है, इतना मॉइस्चर है कि वो एक नदी की तरह काम कर रहा है। अगर कहीं सूखा है तो वो सूखे को पानी से पूरा भर दे रही है। ओके, जैसे कि वो वहां पे प्लांटेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। अमेज़न में प्लांटेशन मतलब वहां पे जो अमेज़न को बोलते हैं ना कि हार्ट ऑफ द प्लैनेट, हार्ट ऑफ द प्लैनेट बोला जाता है इसको। ठीक है, हार्ट एंड लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोला जाता है। ओके, तो लंग्स ऑफ द प्लैनेट में ही ये एरियल रिवर काम करता है, एरियल रिवर काम करता है। ये वहां पे जितने भी, अगर पेड़ कम भी है, मॉइस्चराइजर देता है, उसको बढ़ाता है, जंगल को मेंटेन रखता है। अब यहाँ बोला जा रहा है कि जो अमेज़न का फ्लाइंग रिवर है ये कमजोर हो रहा जा रहा है। अब ये अगर कमजोर होगा तो अमेज़न रिवर जो है, जो अमेज़न जंगल है, ये भी कम होता जाएगा। जैसे एक पेड़ को अगर पानी नहीं पहुंचेगा, नमी नहीं पहुंचेगा, तो वो गिरता जाएगा, सूखा पड़ता जाएगा। यहाँ पे कहीं लिखा है कि डेजर्ट लाइक कंडीशन बन जाएगा, जो अपना सहारा है ना, सहारा। क्योंकि देखिए सहारा भी जो है ये इसी के लैटिट्यूड में आता है। अब देख लीजिए वर्ल्ड मैप, आप देख रहे हो, ये क्या है, ब्राजील है। यहाँ पे भी सहारा है, यहाँ पे भी सहारा, जो अपना कॉन्गो है ना, सहारा डेजर्ट ये है, लेकिन जो सहारा रहता है, जहां सहारा ग्रासलैंड रहता है ना, सहारा ग्रासलैंड। ठीक है, ये देखिए यहीं पे है सहारा ग्रासलैंड, और ये क्या, इसके सीधे में ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रासलैंड और यहाँ पे पूरा जंगल है। कारण एरियल जो रहता है ना, फ्लाइंग रिवर है, एरियल रिवर इसको बोलते हैं, फ्लाइंग रिवर। तो फ्लाइंग रिवर यहाँ पे मॉइस्चर पहुंचाता है, यहाँ पे नहीं पहुंचाता।
ठीक है। यहाँ पे भी अपना एक जो ओशियन का और एयर प्रेशर का एक थोड़ा सा ये है कि जैसे यहाँ पे जो एयर रहता है वो मोस्टली ये साइड ट्रैवल करता है, लेकिन यहाँ से ये साइड नहीं कर सकता। क्यों? यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे पानी है। तो कैसे? ये अपना ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। ओके, ये अपना ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, एयर प्रेशर का कॉन्सेप्ट। तो इसी वजह से अगर नहीं हुआ, अगर ये एरिया बंद हो जाएगा तो सहारा ग्रासलैंड में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? अमेजोन रिवर, सहारा ग्रासलैंड। मतलब जो अमेजोन जो है ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अगर बाय चांस वो बंद हो गया, क्या? फ्लाइंग रिवर्स बंद हुआ तो ऐसा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, व्हाट इज ब्रिटेन डिजिटल आईडी कार्ड प्लान टू कर्ब इलीगल इमिग्रेशन। देखिए, ब्रिटेन में इलीगल इमिग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे अपना फ्रांस हो गया, मेजोरिटी यहाँ से, ये जो है ना, अल्जीरिया हो गया, ये लीबिया हो गया, ये ट्यूनीशिया हो गया, यहाँ के जो इस्लामिक पीपल है, यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, ये मेजरली क्रिश्चियन कंट्रीज में जाके अपना घर बसेरा कर रहे हैं। ठीक है। फिर वहां पे मास कन्वर्जन वगैरह ये सब चल रहा है। ठीक है। तो इनको रोकने के लिए जो मुस्लिम इमिग्रेशन है, इलीगल इमिग्रेशन, जो डंकी रूट के सहारे जाते हैं, क्या? डंकी रूट के सहारे जाते हैं। इसके लिए ये लोग आईडी कार्ड लॉन्च कर रहे हैं कि आईडी कार्ड अगर लॉन्च करेंगे तो जो भी वहां के सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिले। क्योंकि देखिए, अगर कोई इमिग्रेशन आ रहा है उसको पहचानो भी कैसे? वो तो तुरंत अपना जो भी यूके का कार्ड रहेगा, जैसे इंडिया के लिए आधार कार्ड है, तो यूके में कोई कार्ड होगा तो बना लेगा तुरंत। लेकिन ये बनने में मुश्किल रहेगा, इसके लिए स्कूल सर्टिफिकेशन वगैरह ये सब चाहिए। अब यहाँ पे इंडिया में भी आधार कार्ड बनाना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन पासपोर्ट बनाना उतना ही मुश्किल है कि नहीं? पासपोर्ट बनाना उतना ही मुश्किल है। तो यहाँ बोल रहे कि आईडी कार्ड लॉन्च करेंगे, डिजिटल आईडी कार्ड, प्लान कर्बिंग इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए। लास्ट ईयर यूके का जो प्राइम मिनिस्टर था, व्हाट वाज हिज नेम, यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने ये प्लान लाया था। ठीक है, कि जो भी रेफ्यूजीज होते हैं, रेफ्यूजीज और इमिग्रेशन में फर्क होता है। रेफ्यूजीज वो होते हैं जो अपने कंट्री से मार खा के, दहशत से, फॉर एग्जांपल ट्यूनीशिया में इस्लामिक लोगों को मारा जा रहा है। ठीक है, इस्लामिक मार रहे हैं, शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी शिया को मार रहा है, जो कमजोर है, ये रेफ्यूजी लेने चला जाता है इंग्लैंड कि हमें शरण दो। ठीक है, अब यहाँ पे वो बोला, भाई मैं कितनों को शरण दूं? तुम लोग अपने कंट्री से मार खा के आते हो, फिर यहाँ बोलते हमें शरण दो। अब एक काम करता हूँ, मैंने रवांडा के साथ एक डील साइन की है। ठीक है, एक डील साइन की, तुम लोग यहाँ पे अगर आओगे तो मैं तुम्हें फ्लाइट से भेज दूंगा, कहाँ पे? रवांडा। वहां पे तुम आराम से रह सकते हो। रेफ्यूजी असाइलम तुम्हें वहां मिलेगा रवांडा में, मैंने उसके साथ साइन किया हुआ है। ठीक है, तो माइग्रेंट क्रॉस द चैनल ऑन स्मॉल बोट्स फ्रॉम फ्रांस टू द यूके, मतलब फ्रांस से, अल्जीरिया से, लीबिया से, मोरक्को से, आफ्टर रीचिंग यूके दे आर पुट ऑन जेट्स, उनको प्लेन में बिठाया जाता है, उनको माइग्रेंट ये रवांडा भेज दिया जाता है, फिर वहीं पे असाइलम एप्लीकेशन प्रोसीड होता है। मतलब आप यहाँ पे रह सकते हो, कहाँ पे? रवांडा में, यूके की अथॉरिटी के साथ। ओके, तो ये है आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। इसमें मैंने आपको प्रीवियस डेटा भी कवर किए हुए। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए।